नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले। मैं प्रथम वर्ष छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पीछे हमने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी और ठाकुर का कुआं, ये दो दो कहानियाँ देखी है। आज हम कविता की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता की ओर आज हम बढ़ते हैं, उसका परिचय हम देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय देखते हैं, जीवन परिचय और उनका रचनात्मक कार्य कृतित्व देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक कवि है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकारों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था। इनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए सूर्यकांत कहलाए। मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में रहा था। हाई स्कूल तक इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन इन्होंने किया था। इन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया था। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन इन्होंने किया है। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अर्चना, आराधना, बेला, नए पत्ते। यह इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। तो इस तरह से छायावाद के प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का वर्णन किया जाता है और इन्होंने यह बहुत ही सुंदर बांधो न नाव इस ठाव बंधु यह कविता लिखी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जो यह गीत है, इसको गीत भी है, बहुत सुंदर से इसको गाया गया है। तो गीत स्मृतियों के माध्यम से अतीत को वर्तमान में लाते हैं। साथ ही इनके एक दार्शनिक संदेश भी इनके कविताओं से हमें मिलता है। इस कविता से हमें मिलता है, निराला अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद वह ससुराल जाते हैं। ससुराल के गांव के पास एक नदी बहती है। वो संध्या को वो उस नदी के घाट पर बैठकर सांझ नदी तटों पेड़ों को शांत देखते हैं। उनके कवि मन में पत्नी के वियोग से उपजी एक भाव नदी बह निकलती है। वो गांव गए हैं और वहाँ उनकी पत्नी अभी नहीं रहे हैं, तो उनकी याद में वो संध्या को घाट पर बैठते हैं। तो उनके जो पत्नी का जो वियोग है, उससे उनके मन में एक भावनाएं निकलती है। इसी गीत में वो सारी स्मृति या चित्र बनकर साकार हो जाती है, जो उनकी पत्नी के जीवित रहते हुए नदी और जीवन के संबंधों में तरलता देती रहती है। इस गीत का एक आध्यात्मिक भी अर्थ है, जो जीवन रूपी नाव को संसार रूपी नदी के तट पर मत बांधो। निराला बंधन मुक्ति का भी संदेश इस कविता से देते हैं। यह रचना नवगीत विधा का आरंभ है। भावों की नवीनता, शिल्प की नवीनता और भाषा की नवीनता के आधार पर भी करती है। नवगीत विधा का आरंभ इसी तरह के गीत की रचनाओं से हुआ है। यह इस कविता का जो सार है ये वह है। बांधो ना नाव यह इस ठाव बंधु, यह कविता एक प्रेम भावना की कविता है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, यह कविता एक प्रेम भाव की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली कविता हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। इस कविता के अंतर्गत कवि पूर्व स्मृति पर आधारित अपने मिलन के दृश्य को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। कविता के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं। वे इस कविता में नायिका के सौंदर्य, उसकी हंसी, उसका अद्भुत रूप, उसकी सहनशीलता, उसकी समझदारी, उसका चातुर्य
आदि जो है उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उस नायिका के रूप को प्रस्तुत करने का काम कवि इस कविता के अंतर्गत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और एक और नायिका की प्रशंसा है और दूसरी ओर नायक उसकी भावनाओं का भी चित्रण, नायक खुद की भावनाओं का भी चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कविता की जब हम समीक्षा करते हैं, कविता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि कविता में जो पहले आरंभिक पंक्तियां हैं वह पंक्तियां क्या है, संबोधन है। मल्लाह को जो नाव चलाता है, नाव चलाने वाले व्यक्ति को मल्लाह कहा जाता है और इसमें आदर सूचक संबोधन भी किया गया है। वो क्या है, बंधु, भाई, बंधु के रूप में संबोधन है और उसे संबोधित करते हुए अपनी प्रेम की कहानी को यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जो प्रेम है या जो उसका प्रेम पहले हुआ था, किसी को वह बात जो है वो किसी के सामने प्रकट करते हुए यहाँ पर कवि नजर आ रहे हैं। तो यहाँ कवि प्रेम में है, नायक भावनाओं का चित्रण है, प्रेम का वर्णन है, नायक की भावनाओं का चित्रण है और नायिका के सौंदर्य का चित्रण भी हमें यहाँ पर मिलता है और उसके चरित्र का भी चित्रण हमें मिलता है। साथ ही उसके गुणों की प्रशंसा भी इस कविता में कवि करता है। कविता का आरंभ जैसे मैंने कहा था कि वह मल्लाह का संबोधन है, साथ में कविता में लोकलाज की भावना भी दी गई है। तात्कालीन समय में हम देखते हैं कि आज से 40-50 साल पहले की बात अगर हम करें तो एक स्त्री का एक पुरुष को देखना पाप समझा जाता था। यदि देख भी लेते थे तो सारे गांव में चर्चा का विषय वो स्त्री पुरुष बन जाया करते थे। सिर्फ देखना चर्चा का विषय बन जाता था, फिर बात करना तो बहुत आगे की बात है। समझ में आ रहा है कि उस समय स्त्री पुरुष की बात करना भी बहुत ही आगे की बात है। सिर्फ देखना अगर चर्चा का विषय बनता था तो बात करना आगे की बात है। यदि बात कर भी ली तो स्त्री को नाम रखा जाता था, ये स्त्री चरित्रहीन है। पुरुष को नाम रखा जाता था, पुरुष चरित्रहीन रूप से उसको देखा जाता था। ठीक है, तो पुरुष को भी चरित्रहीन कहा जाता था, स्त्री को भी चरित्रहीन कहा जाता था। थोड़ा सा देख लिया, बात कर ली, मिल लिया तो पूरे गांव में चर्चा का विषय होता था। ये तात्कालीन समय था। आज हम देखते हैं कि वैसा दिखाई नहीं देता है। आज परिवर्तन आ गया है। आज हम चाहे एक दूसरे से जितनी भी बात कर ले, मिलो, प्रेम करो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। समाज में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। कविता तात्कालीन समय के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह जो कविता है, बांधो ना इस ठाव बंधु, तात्कालीन समय के प्रेम की अभिव्यक्ति है। आज का जो प्रेम और तात्कालीन समय का जो प्रेम है उसमें बहुत अंतर है। वहाँ लोकलाज का भय नायक और नायिका दोनों को था। इस बात का भय हुआ करता था कि लोगों में चर्चा का विषय बन गया तो ऐसा नायक और नायिका दोनों को लगता था। एक सामाजिक बंधन निर्माण थे कि खुलेआम स्त्री पुरुष को मिलना नहीं संभव था। वह स्त्री पुरुष खुलेआम बात नहीं कर सकते थे। प्रेम करने का तो सवाल ही नहीं आता था उस समय। इन बंधनों में आज परिवर्तन आया है। बंधन आज भी है, मगर उन बंधनों में हमें परिवर्तन यहाँ पर दिखता है। इस कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। हमें दिखता है कि कवि प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से इस कविता में करते हैं। नायक की भावनाओं का चित्रण हमें इस कविता में मिलता है और नायिका के गुणों की प्रशंसा भी हमें इस कविता में मिल रही है। जब कोई नायिका के गुणों की प्रशंसा कवि नायिका के गुणों की प्रशंसा करता है तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ये गुण हो सकते हैं। पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो नायिका के गुण लोकलाज की भावना, उसकी हंसी, सब कुछ कहने वाली हंसी, उसका जो सौंदर्य है वह अभिभूत करने वाला सौंदर्य है। कोई उसे देखता है तो देखता ही रहेगा, ऐसा सौंदर्य नायिका का है। उसकी जो प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है वह बोलकर नहीं बताती है।
प्रेम बोलकर नहीं बताती है। तात्कालीन समय में जो बंधन है वह लोकलाज का बंधन है। उसके प्रेम की अभिव्यक्ति मौन अभिव्यक्ति होती थी। एक तो हंसी हंसी के माध्यम से, शारीरिक हलचल के माध्यम से, इशारों से ही दोनों में वार्तालाप होता था। तात्कालीन समय में बात करना बहुत मुश्किल था। बात करने के जरिया अलग अलग ढंग का होता था। हंसी के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, शारीरिक हलचल के माध्यम से बात होती थी। मौन अभिव्यक्ति उस नायिका में देखने को हमें मिलती है। इतना ही नहीं, यह नायिका भारतीय नारी का क्या है, एक जीवंत उदाहरण हमें यहाँ पर दिया है। वह जो नायिका है वह मौन अभिव्यक्ति नायिका देखने के मिलती है। वह भारतीय नारी की तरह सहनशील है। भारतीय नारी में जो आदर्श गुण होते हैं वह सारे आदर्श गुण नायिका में हमें देखने को मिलते हैं। वह कवि ने उसमें ढालने का काम किया है। ये कवि कविता के अंतर्गत करता हुआ नज़र हमें आता है। इतना ही नहीं, ये नायिका बुद्धिमान है, चतुर नायिका है और समझदार नायिका भी है। इस प्रकार हम अगर कविता का सार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक और नायक ने खुद की जो नायक की जो भावनाएं हैं वह बताई है और दूसरी ओर नायिका के गुणों की प्रशंसा वहाँ पर की है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है, देखते हैं कि लोकलाज की भावना, सामाजिक बंधन, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम का सौंदर्य और कविता में मल्लाह को संबोधित कर प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली कविता यहाँ पर लिखी गई है। तो चलो हम कविता को जो शब्दशः वर्णन है वह हम कविता में जो शब्द है उन शब्दों को हम गाकर देखते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। कविता का नाम है बांधो ना नाव इसे ठाव बंधु। हमने इसकी पार्श्वभूमि देखी है, तो कविता के शब्द देखो। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। बांधो ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पहुँचेगा सारा गाँव बंधु, पहुँचेगा सारा गाँव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव ठाव बंधु, बांधो ना नाव। यह घाट वही जिस पर हंस कर, यह घाट वही जिस पर हंस कर, वह कभी नहाती थी दस कर, वह कभी नहाती थी दस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। यहाँ कविता के माध्यम से वह अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। नायक जो एक बार नौका में
सवार हो गए हैं, वह ससुराल आए हुए हैं और वह क्या किए हैं, उस घाट पर संध्या को गए हैं नदी के। वहाँ बैठकर वह सांझ नदी तटों पेड़ों को शांत देखते हैं। उनके मन में जो कवि मन में जो पत्नी का वियोग है, उसकी जो उपजी एक भाव नदी वहाँ पे बह निकलती है और वहाँ पर उन्होंने वह कविता लिखी है। तो जब वह किनारे पर जो नाव लगाने जा रहा है, जिसको मल्लाह बोलते हैं, जो नाव चलाने वाला, तब घाट पर उतरकर वो बांधने वाला है। जैसे नायक की नज़र उस पर पड़ती है तो वह बोलते हैं, नायक को अपनी स्मृति याद आ जाती है। उसके बिताए हुए प्रेम के पलों की वजह से उनको लगता है कि वह नाव वहाँ पे नहीं बांधनी चाहिए। उनको उनकी जो वहीं पर उनकी जो नायिका है उनको मिली थी और यहीं पर उनके प्रेम की कहानी शुरू हुई थी। तब नायक यहाँ पर मल्लाह से कहते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। वह उसे कह रहा है कि हे बंधु, इस स्थान पर नाव मत बांधो। बांधोगे तो सारा गांव दौड़कर चला आएगा और पूछने लगेगा, पूछेगा सारा गांव बंधु। इतना ही नहीं, यहाँ नायक को गांव के लोगों का भय है। नायक को गांव के लोगों की लोकलाज की भावना उसके मन में है। इतना ही नहीं, यहाँ नायक को गांव के लोगों का भय है, लोकलाज की भावना है, सामाजिक बंधनों का शिकार वह होने वाला है। वहीं पर दूसरी ओर वह इसलिए वहाँ पे उस मल्लाह को कहता है कि यहाँ नाव मत बांधो, इसलिए कहता है कि उसे भय है। उसने नायिका के साथ जो बहुत सारे पल है, जो उनकी प्रेम कहानी है, वो वहीं पर बिताई हुई है। उसके बिताए हुए पल, यादें उसको याद आएगी और नायिका की याद उसे तड़पाने लगेगी। उसके विरह में वो और चला जाएगा और उसे मिलने की इच्छा होगी और वह विरह से तड़प उठेगा। विरह के भय से कारण भी वह मल्लाह को कहता है कि ये बंधु, यहाँ पे नाव मत बांधो। अब वो क्या कारण है? वह कहते हैं कि गाँव पूछेगा, मगर क्यों पूछेगा गाँव? यहाँ पे मैं नाव क्यों नहीं बांधू इस घाट पर? ये कारण जो है उसका स्पष्टीकरण कवि अगले पंक्तियों में देती है। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। इसी घाट पर जो है नायिका घूमने के लिए आया करती थी। वह एक लड़की थी, फिर भी वहाँ पर वह आया करती थी। उस लड़की का सौंदर्य इतना मोहक था कि उसके सौंदर्य से नायक मोहित हो गए थे। जब भी वह आती थी उसका चेहरा हंसता हुआ रहता था। उसके उस हंसते हुए चेहरे से वह प्रभावित हो चुके थे। कौन? नायक। उसके प्रेम में नायक पड़ चुका था। और आगे कभी कहते हैं, यहाँ पर वह कभी कभी उनके सामने नहाने भी चली जाती थी। वह कभी नहाती थी धंसकर, नहाने भी जाया करती थी। तात्कालीन समय में नदी में नहाने का प्रकार चलता था। पुरुष के सामने नहाना मान्य नहीं था, पर वह नायक के सामने नहाया करती थी। यानी वह नायक के सामने नहाती थी, उनको इशारे करती थी। इसका मतलब वह भी नायक से प्रेम करती थी। और वह किसी पुरुष के सामने स्त्री का नहाना आसान नहीं है, मगर वह नदी में नहाती थी। इसके यही पर वो इशारा देते हैं कि उसने भी नायक को अपना प्रियकर मान लिया था। उस समय नायक उनको देखते थे, उसके सौंदर्य को निहारते थे। नदी में नहाने के बाद नायिका का सौंदर्य और भी दुगना हो जाता था और उसी हंसते हुए चेहरे को और सौंदर्य को देखकर नायक देखता ही रह जाता था और उस नायक की आंखें वहीं पर फंसी रहती थी। ठीक है, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। नायक जब वो सौंदर्य देखता था तो उसकी आंखें वही के वही फंसी रह जाती थी। ऐसा अद्भुत सौंदर्य का वर्णन वहाँ पे कवि ने किया है और उसी अद्भुत सौंदर्य को देखकर उनकी आंखें वही उस सौंदर्य पर फंसती रहती थी। शायद नायक ऐसा अनुभव पहली बार कर रहे हैं। ऐसे प्रसंग में उस सौंदर्य को वह देखकर उनके दोनों पैर कांपते हैं। ठीक है, वहाँ पर आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। एक तो उसका सौंदर्य प्रेम का पहला अनुभव है और
उनको उसका सौंदर्य देखकर, जब उनकी ओर देखकर, उस नायिका की ओर देखकर उनके पैर कांपते थे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस समय प्रेम चोरी से किया जाता था, कोई उनको देखेगा, इसकी वजह से भी उनके पैर कांपते होंगे। तो आगे वह वहाँ पे वो कहते हैं, आगे कौन कहते हैं कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। यहाँ पर वह मल्लाह को बता रहे हैं अपनी प्रेम कहानी की यहाँ पे तुम नाव क्यों मत बांधो, इसलिए मैं यह कारण बता रहे हैं। तो इन पंक्तियों में हंसकर, धंसकर, फंसकर ऐसे शब्दों का उच्चार यहाँ पर किया गया है, प्रयोग किया गया है, और तुक साम्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हंसकर शब्द, उसके बाद धंसकर शब्द का प्रयोग किया है। धंसकर यह देहाती शब्द है, उसका भी प्रयोग किया है। यहाँ धंसकर शब्द का प्रयोग किया है, थोड़ा सा कठोर शब्द हमें लगता है, लेकिन इस सौंदर्य की अभिव्यक्ति में वृद्धि करने के लिए शायद इस धंसकर शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद फंसकर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। आगे वो उसकी हंसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मौन अभिव्यक्ति है, वह दोनों का प्रेम बात करते हुए नहीं होता था, मौन अभिव्यक्ति थी, उसका वर्णन नायक इशारों से बात करता था। उस पर कवि आगे कहते हैं, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। ठीक है, वह जो हंसी है, वो जो नायिका की हंसी है, नायक की ओर देखकर वह इशारों से बात करके वह अपने प्रेम का इजहार करती थी। उसकी हंसी बहुत कुछ करती थी, वो उसकी हंसी कहती थी कि मैंने आपको प्रिय कर मान लिया है। वो बिना बात करे ही दोनों आपस में बात करते थे इशारों से। फिर भी अपने में रहती थी, वह नायिका अपने आप में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी। वो तत्कालीन समय था, सब उसको, उनके प्रेम नायक और नायिका को बात करते थे, सब गांव उसके बारे में चर्चा करता था, फिर भी वो अपने में रहती थी और सबकी सुनती थी, सहती थी, सबका आदर करती थी, देती थी सबके दाव बंधु। नायिका यहाँ पर बहुत सहनशील बताई गई है। वह सबकी सुनती थी, सहन करती थी, फिर भी उसने प्रेम को नहीं छोड़ा है, वह नायक से प्रेम कर रही है। अभी आखिरी पंक्ति हम देखते हैं, देती थी सबके दाव बंधु। दाव शब्द का प्रयोग कुश्ती वाले खेल में होता है ना, दाव करना यानी पराजित करना। यहाँ नायिका दाव दे रही है, किसे दाव दे रही है? उन्हें जो समाज और गांव वाले जो उल्हाना दे रहे हैं उनका आदर करती है, फिर भी वह प्रेम को नहीं छोड़ती है, वह नायक के साथ प्रेम कर रही है, ऐसी यादें। और उसने नायक के साथ प्रेम करके अपना प्रेम आखिर तक उसने निभाया है। इस तरह की जो प्रेम कहानी है, यह प्रेम कहानी हमें निराला जी ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि यह जो तत्कालीन समय की प्रेम कहानी है आपको बताने में मैं सफल रहा होगा। तो इस कविता का जो गायन है वह हम सुनते हैं। ठीक है, आपको भी थोड़ा उत्साह आ जाएगा कि यह गीत किस रूप में गायन किया गया है। तो सुनो। पूछेगा सारा गाँव बंधु, बांधो नाना इस ठाम बंधु, बांधो नाना इस ठाम बंधु, बांधो नाना। यह घाट वही जिस पर हंस कर, यह घाट वही जिस पर हंस कर
वह कभी नहाती थी धस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर। कपते थे कपते थे कपते थे दोनों पाँव बंधु, कपते थे दोनों पाँव बंधु। बांधो नाना इस ठाव बंधु, बांधो नाना। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी। देती थी देती थी देती थी सबके दाम बंधु, देती थी सबके दाम बंधु। बांधो नाना इस ठाम बंधु, 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 बांधो नाना। बांधो ना बांधो नाना, बांधो ना बांधो नाना इस ठाम बंधु, बांधो ना बांधो बांधो नाना इस ठाम बंधु, बांधो नाना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये गाना बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे सिलेबस में ये जो बांधो ना नाव, यह कुमार विश्वास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके इसका गायन किया है, आपने सुना है। तो आशा करता हूँ कि इस कविता का भावार्थ, समीक्षा, इस कविता का अर्थ आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।